ठीक है बच्चों, मैं दोबारा आ गया नई क्लास के साथ, नए सवालों के साथ। और वही बात, आप अच्छे से ज़हराई होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सवाल जो थे वो 8 सवाल तक हमारे हो गए थे एक्सरसाइज 1.3 के। ठीक है, और अब हम शुरू करेंगे बच्चों 8वें के अगले सवाल जो हमें बाकी सवाल दे रखे हैं। तो उसमें शुरुआत हमारी होती है सवाल नंबर 9 से, सवाल नंबर 9 में से। तो पहले सवाल पढ़ेंगे जैसा आपको पता ही है, और उसको पहले समझेंगे कि क्या क्या दे रखा है और उसका उपयोग करके सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों से पहले सवाल पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिए बच्चों क्या दे रखा है, f(x) हमें दे रखा है बच्चों किसके बराबर, 9x² प्लस 6x माइनस का 5, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। द्वारा प्रदत्त फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों। ये सवाल अगर मैं कहूँ तो इससे पिछली क्लास में जब मैंने सवाल आपको 8वां कराया था तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें दे रखी थी। r प्लस किसका था बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सभी धनात्मक नंबर के लिए या धनात्मक संख्याओं के लिए। ठीक है, तो बच्चों सिद्ध करना है कि f हमारा क्या आएगा, व्युत्क्रमणीय। देखिए बच्चों, आप खुद देखिए, इस बात को समझिए। एक ही बात आ गई बार बार, क्या सिद्ध करना है, फलन को व्युत्क्रमणीय। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक ही और अच्छादक दिखा देंगे तो हमारा सवाल वहीं आके ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों को क्या कह रहा कि f इनवर्स y का मतलब क्या होता है, जैसा आपको मैंने बताया हमें क्या निकालना होगा, उसमें f का प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, इसके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसको एक एक ही दिखाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों अच्छादक, और उसके बाद फलन का प्रतिलोम। देखिए बच्चों, तो यहाँ से बच्चों मैं इसको हल करना शुरू करूँगा, ये थोड़ी हमें जगह मिल जाएगी। और तो यहाँ बच्चों में क्या दे रखा है, f(x), जैसा आप देखेंगे f(x) हमें दे रखा है 9x² प्लस बच्चों ये कितना है हमारा 6x माइनस का 5, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 9x² प्लस का 6x माइनस का 5। और बच्चों आपको मैंने ये भी बताया था इससे पिछली क्लास में जब सवाल हम करा रहे थे, एक तरफ तो बंद है, या आप ये समझिए एक तरफ तो बड़ा ब्रैकेट आ रहा है और एक तरफ आ रहा है छोटा। तो मैंने क्या बताया था कि इस अंतराल में जो मान होगा वो क्या होगा, -5 के तो बराबर होगा और उससे बड़ा, पर छोटा किससे होगा बच्चों, अनंत से। ठीक है, जैसा आपको मैंने इससे पिछली क्लास में सवाल जो 8वां वहाँ पर आपको मैंने कराया था। ठीक है, उसके अनुसार ही हम सवाल को आगे करेंगे। तो बच्चों और मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि हमें जो ये दे रखा है फलन वो कहाँ से कहाँ दे रखा है, r प्लस से ये जा रहा है बच्चों हमारा कितना, -5 से ये आ रहेगा आपका बच्चों अनंत। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल हो गया बच्चों। अब हम क्या काम करेंगे, जैसा आपको पता है फलन को क्या दिखाएंगे, एक एक ही। एक एक ही का आप दो तरीका आपको हमने हमेशा बताया है इसमें, एक तो f(x1) बराबर f(x2) और दूसरा जांचने वाला, मतलब प्रांत के अवयव को आपने रख के देखा। जैसे हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, 1 रखा, 2 रखा, प्लस का माइनस का, अलग अलग अवयव से अलग अलग प्रतिबिंब आएंगे तो वहीं आपका सवाल आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है f(x1) बराबर f(x2), तो हम इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखते हैं आपको पता ही होगा, एक एकी के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया एक एकी के लिए। तो एक एकी के लिए जैसा आपको मैंने बताया है क्या मानते हैं, माना कि, ठीक है बच्चों, क्या f(x1) बराबर कितना यहाँ से बच्चों f(x2), f(x1) बराबर बच्चों यहाँ कितना f(x2). इसके बाद आपकी नई लाइन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। f(x1) का मान इसके अनुसार, f(x2) का मान भी इसके अनुसार, जैसा आपको हमने बताया था। तो बच्चों f(x1) ये कितना हो जाएगा आपका, आप देखेंगे तो 9x1 का स्क्वायर प्लस में 6
x1 माइनस का 5 बराबर ये होगा बच्चों कितना 9x2 का स्क्वायर प्लस का 6x2 माइनस के 5, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने fx2 और fx का जो मान था fx2 का, उसको हमने कहाँ से निकाल लिया, जो हमें फलन दे रखा था। x को एक बार x1 रखा और एक बार x को हमने x2 रखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मुझे इसको सॉल्व करना है और x1 बराबर x2 जैसे ही आएगा आपका, वहीं पर आपका सवाल हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो बच्चों -5 तो आपका -5 से कट गया, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। बराबर के मतलब दाएं तरफ और बाएं तरफ नंबर एक जैसे होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। ठीक, अब बच्चों हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है, 9x1 का स्क्वायर 6x1 और हमारा इस प्रकार से। बच्चों उसको मैं और सॉल्व करना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे, मैं बच्चों सबको एक तरफ लेके आ रहा हूँ। देखो 9x1 का स्क्वायर है प्लस का 6x1, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों इस पूरे को भी इस तरफ लेके आ जाओ x1 की तरफ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 9x2 का स्क्वायर और माइनस का कितना बच्चों 6x2 बराबर 0, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको पकड़ लिया मैंने, और बच्चों इसको पकड़ लिया। मतलब जहाँ पर मैंने लाइन खींची हुई है उनको मैं एक साथ ले रहा हूँ, या जहाँ पर मैंने टिक लगा रखा है उनको एक साथ ले रहा हूँ मैं। देखिए तो जो 9x1 का स्क्वायर माइनस में कितना आ रहा है 9x2 का स्क्वायर, उसको मैं एक साथ ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे वहाँ पर हमारा 9 जो नंबर है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका x1 का स्क्वायर और माइनस में कितना बचेगा x2 का स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों क्या बचा 6x1 माइनस का 6x2, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, आपको पता है 6। तो यहाँ से बच्चों 6 हमारा आ गया कॉमन, और जब कॉमन लोगे तो आप देखना तो x1 माइनस का x2 हमारा यहाँ पर भी बच जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, एक फॉर्मूला होता है बहुत छोटी क्लास में, मतलब ज़्यादा भी छोटी नहीं, मतलब 9th या 10 का होगा, कुछ ऐसा होता था फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता था, आपको याद होगा, a प्लस बी गुणा कितना बच्चों a माइनस बी। 9th या 10 का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है बच्चों a प्लस बी गुणा कितना a माइनस का b। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इधर, ये देखिए। तो तब ये जब फॉर्मूला आएगा बच्चों तो क्या होगा, देखिए इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा x1 प्लस का x2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा x1 माइनस का x2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मूले या इस सूत्र के अनुसार। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्लस का 6, देखो इस पर कोई फॉर्मूला हमारा काम नहीं करने वाला है, तो इसको हमने ऐसे रहने दिया। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो नंबर हमारा आ रहा है वो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो जब दोनों में कॉमन आएगा तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना आ गया x1 माइनस x2, दोनों में आ रहा है, उसको मैंने कॉमन ले लिया। अंदर बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आप देखेंगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखिए 9 बचेगा x1 प्लस x2 के साथ। 9 बच्चों किसके साथ बचेगा, x1 प्लस x2 के साथ। तो मैं 9 की इंटू कर रहा हूँ अंदर, यहाँ देखिए, देखो 9x1 प्लस 9x2, जैसा आप देखेंगे, और यहाँ बच्चों हमारा क्या बच जाएगा 6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9x1 प्लस का 9x2 प्लस का हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमने क्या ले लिया 0। अब बच्चों हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो प्रांत हमें दे रखा है वो समुच्चय किस चीज़ का दे रखा है। जो हमें प्रांत दे रखा है बच्चों वो समुच्चय में किस प्रकार का या किस टाइप का दे रखा है, वो हमें दे रखा है r वास्तविक संख्याएं तो लेनी है पर प्लस वाली। r हमें वास्तविक संख्याएं कौन सी लेनी है बच्चों, प्लस वाली लेनी है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें आपका 0 आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया,
और प्लस आएगा और फ्रैक्शन के नंबर आएंगे पर माइनस को छोड़ के। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इस मतलब परिभाषा के अनुसार आप कह सकते हैं, जो हमें परिभाषा उसकी दे रखी है सवाल में कि r प्लस हमारा किसका होना चाहिए समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है आप देखिए x1 माइनस का x2, देखो जैसे आपको पता होगा, जैसे हम बोलते हैं कि एक ये आ गया और एक आपका जैसे नंबर ये आ रहा है बराबर 0, तो क्या होता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जैसे होता है ना कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर 0, तो या तो पहला लिया और दूसरा लिया। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे बच्चों, किसको ले लेंगे, x1 माइनस x2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x1 माइनस का x2 ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0। और आप देखो ब्रैकेट में ये लिखना ज़रूरी होता है कि हम दूसरे वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं, कि दूसरे वाले को हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर जैसे 9x1 प्लस 9x2 जो है, और ये हमें दे रखा है बच्चों ये प्लस 6, इसको बच्चों अगर मैं 0 के बराबर करूँगा, क्योंकि आपको ये पता है देखो x1 और x2 जो नंबर आते हैं वो किसके होते हैं, वो नंबर होते हैं आपके प्रांत के। प्रांत में क्या दे रखा है, r प्लस में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर मैं क्या करूँगा, इस समीकरण से बच्चों अगर मैंने इसको 0 मान लिया ना, तो x1 और x2 में जो संबंध आएगा वो आप देखेंगे माइनस के साथ आ जाएगा, और माइनस को हमें लेना नहीं है। और जब नहीं लेना है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा मान है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और जब बच्चों ये मान 0 के इक्वल नहीं होगा तो कौन सा वाला मान 0 के इक्वल हो जाएगा, x1 माइनस x2 वाला। उससे क्या हो बच्चों, x1 माइनस x2 जब 0 होगा तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसके इक्वल, x2 के। तो हमने क्या बताया कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। और आप चाहो तो नीचे यहाँ लिख के बता सकते हैं, चूँकि r प्लस, जैसा आप यहाँ देखेंगे r प्लस किसका समुच्चय है बच्चों, r प्लस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और बच्चों मैं यहाँ पर लिखाऊंगा आपको ब्रैकेट में, अभी देखिए समुच्चय है। और बच्चों किसके लिए, थोड़ा शॉर्टकट, प्लस के लिए। प्लस के लिए r हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो मान है 9x1 9x2 प्लस का 6 0 नहीं हम ले सकते, क्योंकि वो हमारा समुच्चय किसका है, प्लस के लिए। तो किसको ले लेंगे बच्चों, x1 बराबर का x2। और जब बच्चों x1 बराबर x2 आ गया ये करने पर, तो ये किसका केस होता है, ये देखिए, वो ये देखो, ये देखिए और ये देखो, तो ये किसका केस होता है, फलन के एकेकी होने का। तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, फलन जो है वो क्या होगा बच्चों, फलन एकेकी होगा। ये देखिए बच्चों यहाँ पर, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पर आके बच्चों क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ बच्चों जो उसका फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ आके ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट बच्चों क्या होता है, व्युत्क्रम दिखाने के लिए आपको पता होगा फलन को आच्छादक दिखाना, फलन को आच्छादक। तो मैं बच्चों यहीं पर इसको करूँगा, आपको पता है, ये देखिए, ठीक है, साथ साथ हम इसको आच्छादक यहीं दिखाएंगे। तो बच्चों आच्छादक के लिए आप देखेंगे, आच्छादक के लिए, ठीक है बच्चों, ये काम किसके लिए हो रहा है, आप जैसे देखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए बच्चों वही जैसे हम इसमें जांच करते हैं प्रांत के अवयव जो हमें दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है हमें r प्लस, जैसे आपको पता है, उसके मान अगर प्रतिबिंब बनाते हैं सह प्रांत के अवयव पर तो वो हमारा फलन तो हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है आच्छादक की, सह प्रांत के सारे अवयव जुड़े होने चाहिए प्रांत के सभी अवयव से, तो आच्छादक हमारा वहाँ आके ख़त्म हो जाएगा बच्चों,
ठीक है। तो अब जरा जैसे वही जांचने के लिए आपको मैं थोड़ा समझाने के लिए एक फिगर आपको बनाता हूँ, तो फिगर हम यहाँ पर आके इसका बना के आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें करेंगे हम। जैसा आपको बस एक आइडिया लेने के लिए जो आपको मैंने बताया होगा बच्चों, ये क्या मानेंगे आपको बताइए क्या होगा, हमारा r प्लस होगा, और ये जो हमें दे रखा है सह प्रांत आप कहेंगे वो हमें दे रखा है जैसे -5 कॉमा कितना अनंत, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं -5 आ रहा है और कॉमा कितना आ रहा है अनंत। बच्चों फिर क्या कहते हैं, प्रांत के अवयव r प्लस है, r प्लस का मतलब क्या बताया मैंने, माइनस का नहीं आना, तो माइनस का नहीं आएगा तो पॉसिबिलिटी जैसे मैंने 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 0 ले लिया और उस पर इसकी हम जांच करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 1 2 3 0, फिर बच्चों यहाँ पर देखो डैश डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा प्लस में जो भिन्न है वो भी आएगा, जैसे 3/5 5/9 कुछ भी, पर वो हमारा प्लस का होगा ना कि माइनस का। अब बच्चों फिर यहाँ पर इन मानों को कहाँ रखते हैं, जैसा आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, ये होते हैं किसके मान x के, ठीक है, उसे हम कहाँ रखते हैं f(x) वाले मान के अंदर, और जो मान आता है वो किसका होता है सह प्रांत के अवयव का। तो बच्चों मैं इसको यही करता हूँ, आप देखिए साथ साथ। जैसे बच्चों मैंने क्या निकाल दिया f1 f2, ठीक है, f1 f2, जैसे मैं यहीं पे निकाल देता हूँ f3 f कितना बच्चों यहाँ पर जैसे 0, f1 f2 f3 और हमारा f0, और भी लिख लेंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वो तो बस थोड़ा जांचने के लिए कि ये यहाँ पर जो प्रांत के अवयव है सह प्रांत के अवयव से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, और सारे जुड़ गए तो अच्छा तक हो जाएगा। देखते हैं f1 का मतलब x का मान बच्चों मुझे 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है या 0 रखना है, समथिंग और भी हमें रख के देख सकते हैं। तो बच्चों 1 रखें x का मान, यहाँ देखिए देखो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जब x को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 6, 9 + 6 कितने होते हैं बच्चों 15, 15 में से कितना माइनस हो जाएगा आपका 5, तो 15 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका 10। साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, x को 1 रखा, देखो 9 और 6 15, और 15 में से 5 को माइनस करो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ रहा है बच्चों से 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 में क्या होगा, देखो मैं इसको 2 वाले को हाँ करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2 वाला तो हमारा थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि जो है लंबा हो जाएगा। देखो 2 को रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पर ये देखो कैमरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है, देखो 9 × ये कितना होगा बच्चों 2 का स्क्वायर, हम x को 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों यहाँ पर ये 4, और 6 की इंटू या गुणा हो रही है 2 से -5, जैसा आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये कितना आ रहा है 36 + 12 -5, जैसा बच्चों आप यहाँ साथ साथ देख सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस मैं मान रखना है बस। 36 यहाँ आ गया, 6 दूनी 12 यहाँ आ गया 5, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे तो 12 में से अगर 5 को घटाएंगे, 12 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। 7 में हमें बच्चों ये जोड़ना है 36, 7 में क्या जोड़ना है 36 जोड़ना है, तो 7 और 36 अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 36 और 7 जो आपका आएगा वो आएगा 43, ठीक है, 36 और 7 कितना आएगा आपको 43 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा आ गया 43, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों में यहाँ पर देखो एक मान यहाँ निकाल देता हूँ, देखो बस थोड़ी जगह, बस ये आप ये समझिए जो यहाँ पर साइड का काम होता है वो आपका एक प्रकार से समझाने के लिए रफ काम होता है, जैसे आप भी रफ काम करते होंगे। तो जैसे अब F3 निकालते हैं बच्चों, क्या है F3, तो F3 के लिए मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ देखिए 9 गुणा जो आ रहा है 3 का स्क्वायर बच्चों, x को 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये आपका 9 आ गया, प्लस का 6 है उसकी गुणा 3 से करनी है और माइनस के 5, जैसा आप यहाँ देखेंगे बच्चे 9 की 9 से गुणा करते हैं कितना आता है 81, 6 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 18, और माइनस की जैसे ही हो गया 5। तो बच्चों पहले काम ये करते हैं, 81 को तो ऐसे रहने दिया, 18 में से 5 को माइनस हम पहले कर देंगे, तो 18 में से 5 जब जाएगा आपको पता है आता है 13। अब बच्चों इन दोनों को प्लस कर देंगे, देखो 1 और 3 ये कितने हो गए आपके 4, 8 और 1
9, तो ये बच्चों आ रहा है आपका जैसे 94। ठीक है, अब अगले बार हम आएंगे तो कितना आ रहा है आपका F0। तो बच्चों जब F0 को रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे 0, तो 0 होता तो आसान पड़ेगा आपके लिए भी। ये हमारा आ जाएगा बच्चों -5। तो अब जरा विशेष ध्यान दीजिए जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जैसे मैंने बच्चों प्रांत के अवयव 1 2 3 0 मान लिए फिलहाल जांचने के लिए, और भी आएंगे 10 15 20 25 भिन्न भी आएंगे। वो सारे के सारे मान जो हम यहाँ रखेंगे बच्चों फलन में, तो वो सारे के सारे जो मान आएंगे वो सह प्रांत के अवयव से जुड़ जाएंगे। अभी आपको मैं कुछ बताया था, देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था, x का जो मान होगा वो इसके बराबर तो हो सकता है -5 के, पर उससे छोटा नहीं आएगा, मतलब -5 के बराबर तो आएगा और उससे बड़ा, पर छोटा किससे बच्चों अनंत से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 पर कितना आ रहा है -5 आ रहा है, 3 पर कितना आ रहा है बच्चों 94। तो 94 का मतलब सिंपल सी बात है कि -5 से तो आपका 94 बड़ा ही है 94, तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर। 43 भी किससे बड़ा है आपका -5 से आ जाएगा, और 10 भी किससे बड़ा है -5 से। और बच्चों ये सारे नंबर 10 43 94 5 और भी आएंगे, छोटे किससे होंगे अनंत से, मतलब जो नंबर आएंगे वो सारे अनंत से छोटे होंगे, और आपको मैंने क्या बताया बड़े होंगे -5 से या -5 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों सह प्रांत का सारे जो अवयव हैं वो प्रांत के अवयव से जुड़ रहे हैं, तो ये किसका केस होता है फलन के आच्छादक होने का। ठीक है, वही तो हम आपको जांच करके बताते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ साथ में, तो आपको आसान पड़ेगा। सह प्रांत, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, जैसा मैं दिखाता हूँ आपको पता होगा, प्रत्येक अवयव, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब हैं किसके बच्चों, प्रतिबिंब हैं प्रांत के बच्चों क्या प्रत्येक अवयवों के, जैसा आपको पता है अवयवों के। ठीक है, तब फलन आपका क्या होगा बच्चों, तब फलन आच्छादक होगा, तब फलन क्या बच्चों आच्छादक होगा। तो देखिए वही बात आ गई, देखो निकल के एक ही आच्छादक, एक ही आ गया, आच्छादक आ गया, इसका मतलब क्या होगा फलन हमारा व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, फलन हमारा व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इस लाइन को भी यहाँ लिख देता हूँ, अतः फलन बच्चों, ठीक है, जैसा आप देखेंगे अतः फलन व्युत्क्रमणीय होगा, बस। ठीक है बच्चों, व्युत्क्रमणीय होगा, ये देखिए ऐसा हो गया बच्चों हमारा। अभी फिलहाल अगर बात करें तो सवाल हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल का देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है कि फलन को हमें क्या दिखाना है व्युत्क्रमणीय, फलन को बच्चों में क्या दिखाना है व्युत्क्रमणीय। उसके बाद कह रहा है जो उसका व्युत्क्रम आएगा या उसका प्रतिलोम जो आएगा एफ इनवर्स, जो आपको मैंने बताया है कि फलन का प्रतिलोम को किससे दिखाते हैं एफ इनवर्स से। ठीक है, उसका आंसर कह रहा है ये आना चाहिए √y + 6 - 1/3। मतलब अब जैसे कि आपको पता है व्युत्क्रम की फलन का वो निकालने के लिए वो प्रतिलोम हम क्या करते हैं x का मान किस में निकालते हैं y के रूप में, तो वो हमारा अभी काम बाकी है, उसको करेंगे तो जाके हमारा सवाल यहाँ के ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं इसको करूँगा अगले पेज में। ठीक है, तो फलन देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ से, पहले उसको नोट कर लें, 9x² + 6x - 5, मतलब क्या दे रखा है बच्चों फलन 9x² + 6x - 5। तो बच्चों में यहाँ पर ये देखिए, देखो f(x) बच्चों हमें क्या दे रखा है 9x² +
6x माइनस का 5, ये था बच्चों, ठीक है। अब मुझे बच्चों क्या निकालना है, इसका x का मान निकालना है y के रूप में, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, आप ध्यान देंगे, हमको तो क्या निकालना है, x का मान निकालना है। किसका मान बच्चों, x का। यहाँ पर क्या आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है, मतलब मान तो हमें चाहिए x का, और मान यहाँ किसका आ रहा है बच्चों, x स्क्वायर का। तो इसका एक आसान तरीका आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी अगर ऐसी कोई संभावना आ जाए कि स्क्वायर आ रहा है और हमें x चाहिए वो निकालने के लिए प्रतिलोम, तो आप एक काम ही करना कि जो हमें फलन दे रखा है ना, उसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करना पहले। और जैसे पूर्ण वर्ग बनेगा आपका, मतलब पूर्ण वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जैसे पूर्ण वर्ग बनेगा वहाँ पर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए अभी बच्चों, हमको बताया इसको y मानते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, मैं अब क्या इसमें कर रहा हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 6, देखिए बच्चों मैंने काम ही किया, जो फलन दे रखा है उसमें मैंने बच्चों प्लस का 1 कर दिया और माइनस का 1 कर दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने सवाल में किया होगा इस तरह का काम कि हमने जो दे रखा है उसमें एक नंबर प्लस कर दिया और वही नंबर माइनस, तो वो नंबर क्या है बच्चों, प्लस 1 कर दिया और माइनस का 1 कर दिया। पहली बात यहाँ आके ख़त्म हो गई है। अब बच्चों देखो, मैं और आपको आसान करने के लिए पूरा खोल के बताऊँगा। देखो बच्चों 9x का स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसको ये लिख दूँ 3x का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो 9x का होल स्क्वायर है, उसको मैंने क्या लिख दिया, 3x का होल स्क्वायर। पहली बात, आगे देखते हैं बच्चों, ये कितना है 6x, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 3x इंटू 1। 6x को मैंने ये लिख दिया 2 इंटू 3x इंटू 1, क्योंकि इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6x ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको और इसको मैंने लिख दिया, और मैंने ना इस वाले देखो 1 को मैं आपके लिए यहाँ पर निशान भी लगाऊंगा, ले लिया इसके साथ, मतलब जो प्लस का 1 है मैंने ले लिया इसको इस पूरे के साथ, ठीक है। किसके साथ, 3x का स्क्वायर ये है, 6x हमारा ये है, और 1 को ले लिया इसके साथ। अब बच्चों क्या बचेगा, पूरा मान क्या क्या बचा, -5। देखो मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा आपको पूरा, -5 माइनस के 1। और यहाँ मैं करना चाहूँगा बच्चों अंडरलाइन, ये कि आपको याद तो रहे कि ये पूरा जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसके अवयव या उनके नंबर, इनको लेके बनेगा। अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, और हाँ बच्चों ये सारा का सारा आपको पता है हमारा सारा y में चलेगा पूरा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों ये पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वही 9th में आपको मिल जाता है, 8-9 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा आप यहाँ देखिए, जैसे हम ये कहते हैं कि बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये तो होता है, आपको तो याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, जैसा आपको पता है। अब माइनस है तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है, 2ab से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर ध्यान देंगे तो a स्क्वायर, a की जगह आ रहा है 3x प्लस बी का स्क्वायर, देखो 1 है बच्चों, तो 1 को मैं ये लिख दूँ 1 का स्क्वायर, क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 का स्क्वायर हो कुछ भी हो एक ही आता है। 2ab, 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, आप ध्यान से देखना, 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर का। ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर का। तो ये तो हमारा होल स्क्वायर बन गया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो नंबर बचेंगे उसको आप देख लो कि भैया प्लस में है माइनस में है, उन सबको सॉल्व कर लो। तो बच्चों -5 माइनस a कितना होता है, माइनस का 6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों अब इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या फ़ायदा हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था, स्क्वायर में समीकरण दे रखी थी, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, पूर्ण वर्ग में। अब देखो उससे क्या फ़ायदा होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो नंबर आ रहा है उसको ले आएंगे y की तरफ, और 3x प्लस 1 का स्क्वायर है, दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, आ गया x का आंसर। तो ये तरीका होता है, इसको ये चीज़ आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी कि जब भी अगर द्विघात समीकरण, देखो मैं इसको हिंदी में ये भी कह सकता हूँ
कि फलन में जैसे वो आ रहा है द्विघात समीकरण, तो वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे हम आपको करके बता रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से बच्चों अब क्या हुआ, y प्लस का 6 हमारा आ जाएगा कितना, 3x प्लस का 1। तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों, प्रतिलोम का मतलब क्या है, x का मान y के रूप में। अब मैं देखो यहाँ से अभी निकालने वाला हूँ, देखो तो यहाँ से बच्चों 3x प्लस 1 हम निकालेंगे, जैसा आपको पता है। दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे बच्चों, जिसे कहते हैं वर्गमूल हिंदी में, मतलब रूट लगा देंगे। तो यहाँ से 3x प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए y प्लस का 6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें बच्चों x का मान चाहिए, बस x का, और कुछ नहीं आएगा x के साथ, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, सिंगल x। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पहले 3x का मान निकालेंगे। तो 3x का मान कितना आएगा, जैसा आप देख सकते हैं रूट में y प्लस 6 माइनस का 1। तो इसलिए बच्चों x कितना हुआ ये आपका, देखिए y प्लस 6 माइनस के 1 के नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 आगे, इसके नीचे x आगे बच्चों। और इसको हम क्या मानते हैं, मैंने क्या बताया, gy, उसको हम क्या मानते हैं, gy। तो जो gy होता है वही f का प्रतिलोम होता है। अब हम जरा बच्चों जांच करते हैं कि ये जो मान आया है gy का वो उसके इक्वल जो सिद्ध करना था है या नहीं है। ये देखिए बच्चों कहाँ है, ये रहा रूट y प्लस 6 जो मेरा भी आ रहा है, माइनस के 1/3 आ गया बच्चों, बस देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान y के रूप में जैसे निकालेंगे वही आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आपका ये सवाल जो था आपका सवाल नंबर 9वां वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ज़रा बच्चों मैं इसमें आगे आ रहा हूँ। ये तो मैंने अभी आपको सवाल कराया है, ये है बच्चों सवाल 10वां हमारा। तो आपको सवाल आ गया होगा, तरीके एक ही, बस उसी तरीके को आप एक बार ढंग से पकड़ लो जिसे कहते हैं, और उसी का आप बराबर यूज़ करते रहेंगे तो सवाल आपको आसान लगेंगे, यही वाले भी। आगे चैप्टर वाइज भी और चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे आसान तरीके से। देखते हैं बच्चों आगे क्या है। सवाल 10वां ये दे रखा है कि मान लीजिए कि f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात नोट करना, अभी जो सवाल कराए आपको इस क्लास में, इससे पहली क्लास में, उसमें ये था सिद्ध करो कि फलन हमारा व्युत्क्रमणीय होगा, वहाँ सिद्ध करना था। और सिद्ध करने के लिए एक एक और अच्छादक दिखा दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ हमें दे रखा है कि है, और अगर है तो इसका मतलब फलन एक एकी और अच्छादक तो होगा ही होगा। अगर दे रखा है ना कि ये व्युत्क्रमणीय है तो फलन तो आपका एक एकी और अच्छादक होगा ही होगा। अब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर कह ना सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। देखो बच्चों अद्वितीय का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से यूनिक, और यूनिक को भी आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि उसका केवल और केवल एक ही मान आएगा। मतलब उसके जैसे कि हम ये कहते हैं कि भैया f का प्रतिलोम एक आ रहा है तो एक ही होगा, ये नहीं कि f का जो प्रतिलोम है दो हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इस अद्वितीय का मतलब ये होता है। और इंग्लिश में जब आप देखेंगे उसने क्या लिखा हुआ, यूनिक। अब बच्चों इसी के साथ सवाल को हम शुरू करते हैं आपके लिए। ये देखिए सवाल नंबर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 10वां, ठीक है। देखो हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, देखो वही बात जो आपको मैं कह रहा था, दिया है कि, बच्चों में क्या दे रखा है, दिया है कि f सच दैट, या f ऐसा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, x2y। दिया है कि क्या बच्चों, f सच दैट x2y व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा, व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब ये तो हमें दे रखा है। अब बच्चों वही बात जो आपको मैंने बताई अभी, क्या कहा, अगर फलन हमें व्युत्क्रमणीय दे रखा है और कहता है कि वो है, तो तुरंत उसका मतलब ये हुआ कि फलन हमारा एक एकी और अच्छादक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तब, ठीक है बच्चों, तब फलन f जो हमें दे रखा है क्या होगा, एक एकी और
एकेकी और क्या बच्चों आच्छादक होगा। ठीक है, एकेकी और आच्छादक होगा, जो आपको मैंने बताया है कि अगर है तो दोनों होंगे। ठीक, पहली बात यहाँ आगे ख़त्म हो गई कि तब फलन हमारा बच्चों क्या होगा, एकेकी और आच्छादक होगा अगर फलन व्युत्क्रमणीय है। अब बच्चों अगर फलन व्युत्क्रमणीय होता था, जो आपको मैंने अभी सवाल कराया या इससे पहली क्लास में, अगर फलन व्युत्क्रमणीय होता था तो हम क्या निकालते थे बाद में, उसका प्रतिलोम। और प्रतिलोम आपको मैंने क्या बताया था कि अगर हम ये कह रहे हैं, देखो आप एक बार और देख लीजिए, आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए ऐसा है कुछ बच्चों, ये देखिए, देखो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, मान लो f सच दैट a to b है, तो बच्चों अगर ये हमारा प्रतिलोम होगा ना तो ये b to a हो जाता है। बस इतना सी बात होती है, ये देखिए इतनी सी बात है छोटी सी, कि अगर हमारा f a to b जा रहा है, ठीक, और अगर फलन हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तो उसका मतलब उसका क्या निकलेगा, प्रतिलोम। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि f इनवर्स जो है वो b to a हो जाएगा। मतलब उसको आप उल्टा कर दो, a से b है तो b से a, इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो फलन हमारा एकेकी और आच्छादक होगा, वहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर मैंने देखिए g मान लिया, जैसा आपको याद होगा सवालों में करता था, अगर मैं g मान रहा हूँ बच्चों, क्या अगर g हमारा क्या है, इसका प्रतिलोम, किसका बच्चों, f का। अगर g हमारा क्या है, मैं इसको साइड में भी दिखा दूंगा, अगर g बच्चों हमारा क्या है, f का प्रतिलोम, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, y से x की तरफ। ठीक है, तो हम ये कर देंगे बच्चों y से कितना, x की तरफ। आप इतना लिख दो कि g सच दैट y to x। और बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता, अगर फलन आपका एकेकी और क्या है, आच्छादक, ये आपको मैंने उस दौरान बताया होगा परिभाषा में, अगर फलन आपका क्या है, एकेकी और आच्छादक, तो उसका प्रतिलोम भी एकेकी और आच्छादक होता है। ये आपका एक नंबर का सवाल बन के आ सकता है। अगर f क्या है, एकेकी आच्छादक, तो उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, एकेकी और आच्छादक। आपको याद करना होगा, जैसा आपको मैंने बताया था। तो बच्चों g जो y to x है वो भी हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तब मैं बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये तो हमको पता ही है, इसका दे रखा था, तब g y to x भी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या, एकेकी और आच्छादक होगा, एकेकी और यहाँ क्या बच्चों, आच्छादक होगा। ठीक है, आच्छादक होगा। अब बच्चों देखो एक बात और, देखो कुछ बातें तो सवाल के अंदर ही आ जाती हैं, लिखने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, अगर f a to b है तो f इनवर्स b to a होता है। ठीक, f इनवर्स का मतलब उसका प्रतिलोम। g को अगर मैं y to x लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि g जो क्या है वो f का प्रतिलोम है। ठीक है, तो वो बात इसी में काउंट हो गई। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बात मैंने लिखा दी कि g भी हमारा एकेकी और आच्छादक होगा। अब बच्चों बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो मैंने आपको इससे निकाले 4-5 क्लास पहले लिख कर आया था, उसका प्रूफ, उसका सत्यापन कह सकते हैं आपको। तो मैं उस फॉर्मूले का पहले यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। देखो ऐसा था कुछ बच्चों कि अगर हम निकालेंगे गॉफ में x, बच्चों क्या निकालेंगे बच्चों, गॉफ में x, तो उसका आंसर आता है आपका ix। इसके अनुसार जैसे यहाँ आपका प्रांत x है तो यहाँ ix आएगा। ठीक है, और फॉग में आपको याद होगा मैंने निकाला था y, तो उसका आंसर आता है बच्चों iy। ये आपका मैंने जो यहाँ पर लिखाया है बच्चों, इसका मैंने प्रूफ भी आपको 4-5 क्लास पहले कराया था, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया कि गॉफ x ix आता है और फॉग y कितने बच्चों iy। पहली बात यहाँ आके क्लियर हो गई। हमें क्या दिखाना है बच्चों, हमें ये दिखाना है कि जो f का प्रतिलोम होगा, f का बच्चों क्या प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा हमारा एकेकी। एकेकी नहीं बच्चों, सॉरी यूनिक। यूनिक का मतलब उसके एक ही मान आएगा। अब उसको तो कैसे दिखाना है उसको आप देखिए कि एक ही मान जब भी दिखाना होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा बच्चों, किसी भी सवाल में कहीं पर भी कुछ ऐसा आ गया कि सिद्ध करो इसका मान यूनिक है या अद्वितीय है,
तो उसमें क्या करना होता है आप ये देखिए, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि G1 और G2 दो प्रतिलोम फलन है, ठीक है बच्चों, फलन है। आपको तो पता ही है ऊपर से कि G हमारा क्या है, F का प्रतिलोम। तो मैंने इसके दो मान लिए कि एक G1 है और एक G2 है, ठीक है। तो ये तरीका होता है जो आपको मैं बता रहा हूँ। आप दो वैल्यू मान लो इसकी, या दो मान मान लो कि इसके दो मान है। तो मैंने क्या मान लिया, G1 और G2 इसके दो प्रतिलोम फलन है, किसके, F के, ठीक है। माना कि G1 और G2 दो प्रतिलोम फलन है। इतना हो गया बच्चों। अब देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मैंने इसमें यूज़ कर लिया, ये आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया, फॉग y बराबर आई वाई का। देखिए कुछ नहीं करना, जहाँ पर G आएगा वहाँ पर एक बार रखना है G1 और एक बार क्या रखना है इसको, G2। तो ये कुछ बच्चों ऐसा नहीं आ जाएगा, आप देखेंगे फॉग में देखो फॉग G1 y, ठीक है बच्चों, फॉग G1 y बराबर आई वाई, और यहाँ पर कितना बच्चों, फॉग जो है हमारा G2 y बराबर कितना, आई वाई। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका यूज़ कर लिया जो हमें फॉर्मूला हमें पता था, और G की जगह बच्चों क्या रख दिया, एक बार G1 और एक बार G2, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दोनों केस में चाहे आप पहला केस देख लो, ये देखिए पहला देख लो या दूसरा देख लो, दोनों के पहले दूसरे में राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला पार्ट बच्चों यहाँ पर देखो जो मेरे हाथ के तरफ आपको लग रहा होगा, ये वाला जिसमें आई आ रहा है वो दोनों में एक जैसा आ रहा है। देखिए आई वाई आई वाई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस आई वाई और इस वाई को कर देंगे बराबर, मतलब आई वाई और आई वाई को हम क्या कर देंगे यहाँ से बच्चों, क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है ये भी आई वाई का मान है और ये भी किसका मान है, आई वाई का मान है। तो यहाँ से आप देखेंगे फॉग G1 के साथ y किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से फॉग G2 और y के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं कि आई वाई दोनों हमारा इतना आगे, तो फॉग G1 y कितना आगे बच्चों, फॉग G2 y। अब आप बच्चों इस बात पर विशेष ध्यान देना, G1 y और G2 y जो F के साथ आ रहे हैं, मतलब फॉग G1 किसके इक्वल आ रहा है, फॉग G2 के। यही बात ये दिखा देगी कि G1 किसके इक्वल है, हमारा G2 के। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, हमने दो माने प्रतिलोम, कौन कौन से, G1 और G2, वो दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर। और जब बच्चों हम दो बात मानते हैं वो आपस में क्या आ जाती हैं, बराबर, तो वो किसका केस होता है, यूनिक या अद्वितीय होने का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसलिए करके G1 बराबर G2, इस लाइन के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि G1 बच्चों किसके बराबर आ गया, G2 के, ठीक है। जब G1 G2 के बराबर आएगा तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, इम्प्लाइज करके आप कह सकते हैं अतः, ठीक है बच्चों, जो लाइन है कि अतः F का प्रतिलोम जो है वो क्या होगा, हमारा F का प्रतिलोम अद्वितीय होगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए हिंदी में तो ये बोलते हैं इसको अद्वितीय होगा। तो मैं आपको जो एक बार और ये बात कहना चाहूँगा, जब भी मैं इस सवाल की बात नहीं कह रहा, आगे भी आप जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर वाइज, जब भी कोई ऐसा केस आ गया कि सिद्ध करो ये अद्वितीय है या यूनिक है, तो मुझे उसके दो मान मानने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया G1 और G2, करते करते अगर G1 किसके बराबर आ जाए, G2 के, तो वही केस अद्वितीय का होता है या इंग्लिश में यूनिक का। तो बच्चों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को बंद करता हूँ, और आप बस जो सवाल हम साथ साथ करा रहे हैं तो उसको साथ साथ देखते जाइए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। अब मिलते हैं नए क्लास में नए सवाल के साथ। नया सवाल हमारा शुरू होगा बच्चों इसके बाद वाला, ठीक है। तब तक टेक केयर।